अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 9 जो कि है थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। ओके, तो इस यूनिट में स्पेसिफिकली हम कवर करेंगे कि पर्सनालिटी क्या है, फिर पर्सनालिटी की स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी थ्योरीज यूज हुई है, किस तरह हम पर्सनालिटी को फिर डेवलप करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, तो यही है ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताई आज के लेक्चर की। स्पेसिफिकली सबसे पहले हम जो है ना शुरू करते हैं डिफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी है क्या, जिसको हम इस यूनिट में जो है ना इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनालिटी है क्या, पर्सनालिटी को जब हम पढ़ेंगे तो कम्बिनेशन ऑफ यूनिक ट्रेड्स, थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो एक बंदे का या एक शख्स का एक यूनिक ट्रेड्स होते हैं। हर एक बंदे का पर्सनालिटी दूसरी से जो है ना वो यूनिक होता है। तो अब ये पर्सनालिटी क्या है, ये उस बंदे का ट्रेड्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, साथ में थॉट्स होते हैं, उसके जो ख्यालात है और उसकी जो फीलिंग्स है अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट अदर्स, एंड बिहेवियर उसकी क्या है, उसके एटीट्यूड्स टुवर्ड अदर क्या है। ये ऐसी ट्रेड्स, थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस बंदे को दूसरों से मुख्तलिफ करता है, और इसी को हम कहते हैं पर्सनालिटी। कि पर्सनालिटी इसी बंदे के वो करेक्टर्स, वो थॉट्स हैं जो इस बंदे को दूसरे से यूनिक बनाता है। तो इधर पर्सनालिटी फिर अफेक्ट करते हैं जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट। जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों जो है ना पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं कि आपकी जेनेटिक्स में आपको जो मिला है, जो जीन्स आपको मिले हैं, वो किस टाइप की पर्सनालिटी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर एनवायरनमेंट, आप कौन सी एनवायरनमेंट में रहते हो तो वो एनवायरनमेंट आपकी जेनेटिक्स को किस तरह अफेक्ट करते हैं और आपके पर्सनालिटी फिर किस तरह बनते हैं। ओके, तो पर्सनालिटी रेफर्स टू द रिलेटिवली स्टेबल करेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जो ट्रेड्स होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेड्स, तो ये क्या होते हैं, ये स्टेबल ट्रेड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है ना टेम्प्रेरी होते हैं, एक महीने के लिए एक जैसा, दूसरे महीने के लिए नहीं। एक शख्स का पर्सनालिटी आप जान ले चाहते हो तो शुरू से वो जैसा होता है ना, आखिर तक भी वही कि वही होता है, वो चेंज नहीं होता, उसका पर्सनालिटी इजीली चेंज नहीं होता। ये स्टेबल ट्रेड्स होते हैं, स्टेबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे डिफरेंशिएट वन पर्सन फ्रॉम द अनदर and that lead people to act in a consistent and predictable manner। तो अब ये पर्सनालिटी ट्रेड, जो स्टेबल ट्रेड्स होते हैं, ये एक बंदे को दूसरे से मुख्तलिफ करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया। एंड इसी की वजह से जो है ना फिर बंदा क्या होता है, मोर कंसिस्टेंट होता है। उनके जो करेक्टर्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, और साथ में प्रेडिक्टेबल होते हैं। प्रेडिक्टेबल का मतलब ये कि एक बंदे का जो पर्सनालिटी है वो पहले से हम प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि उसके करेक्टर से हमें पता चलता है कि ये शख्स जो है ना ये किस तरह की पर्सनालिटी के मालिक है। क्योंकि पर्सनालिटी एक यूनिक ट्रेड्स है, और यूनिक ट्रेड जो है ना ये परमानेंट ट्रेड्स है। तो एक मरतबा जो पर्सनालिटी उन्होंने शो की, अगेन एंड अगेन वो वही पर्सनालिटी शो करेगा। तो इसी वजह से जो है ना फिर आइंदा हम उसकी पर्सनालिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो ट्रेड्स है ये क्या है, प्रेडिक्टेबल मैनर में होते हैं, बोथ एंड डिफरेंट सिचुएशन एंड ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो है ना, ये जो मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंट होते हैं, तो ये कंसिस्टेंट डिफरेंट सिचुएशन में भी होते हैं। मतलब ये कि एक जगह पे उन्होंने जो करेक्टर शो की, वही की वही करेक्टर उसका दूसरी जगह पे भी होगा। जो पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं एक जगह पे दूसरी जगह पे भी होगा। और दूसरा ये कि ये ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि एक घंटे के लिए जो है ना इन्होंने जो करेक्टर शो की, दूसरे घंटे में वो शो नहीं कर सकता, नहीं। ये ओवर एक्सटेंडेड पीरियड, पर ईयर्स, पर मंथ्स, पर ईयर्स, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम जो है ना ये करेक्टर उसके साथ होते हैं। तो पर्सनालिटी के होते हैं सिंपली ये उसके ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो स्टेबल होते हैं, जो पहले से हमें अंदाजा लगता है कि इस शख्स की ये करेक्टर्स है और इसका ये वाला पर्सनालिटी होगा। तो ये क्या प्रेडिक्टेबल है, और ये जो है ना डिफरेंट सिचुएशन में सेम होते हैं और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। पर्सनालिटी इज डिफाइंड एज द एंडेवरिंग और लास्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन थॉट्स। तो ये क्या होता है, एंडेवरिंग और लास्टिंग मतलब पर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ये उनके बिहेवियर और थॉट्स होते हैं अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन। जो भी टाइम हो, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन ये बंदा जो है ना वैसी की वैसी वो अपने करेक्टर शो करेगा, अपना पर्सनालिटी उसका वही की वही होगा, चाहे जितना भी सिचुएशन, जो भी वर्स आ जाए, जो भी गुड आ जाए, लेकिन उसका पर्सनालिटी ट्रेट जो है ना वही की वही होगी। ओके, अच्छा, अब साइको एनालिटिक थ्योरी।
अब इसके बारे में जो है ना पर्सनालिटी के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी पढ़ते हैं। ये थ्योरी हमें इस पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर बताएंगे और साथ में पर्सनालिटी को किस तरह डेवलप करना है वो हमें इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी जो है ना वो हमें बताएंगे। ओके, सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड का जो साइको एनालिटिक थ्योरी है जिसमें उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को ज़्यादातर स्टडी किया है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये सिगमंड फ्रॉइड ये कहता है कि ये पर्सनालिटी इसका स्ट्रक्चर क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रॉइड एंड हिज सक्सेसर, उन्होंने डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू साइको एनालिस्ट, ये साइको एनालिस्ट वो है जो अनकॉन्शियस माइंड पे स्टडी करते हैं, जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड है और इसके सक्सेसर जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हीं के मुताबिक मच ऑफ बिहेवियर इज काज्ड बाय पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी व्हिच आर फाउंड इन द अनकॉन्शियस एंड ऑफ व्हिच वी आर अनअवेयर। तो उन्होंने जो है ना इन लोगों ने जो है ना कॉग्निशन पे वो रिसर्च की या अनकॉन्शियस माइंड पे स्पेसिफिकली ये गए और इन्होंने कहा कि हमारी पर्सनालिटी जो ट्रेट्स होते हैं ये ज़्यादातर अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। किस चीज़ में, अनकॉन्शियस में, और इसी अनकॉन्शियस माइंड से हम अवेयर नहीं होते। हम जो ट्रेट शो करते हैं ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं और हम इससे अवेयर नहीं होते। फ्रॉइड्स 3 लेवल ऑफ अवेयरनेस कॉन्शियस। अब फ्रॉइड ने जो है ना हमारी माइंड को 3 लेवल में डिवाइड किया। पहला वाला जो है ना वो था कॉन्शियस माइंड था, दूसरा था प्री कॉन्शियस माइंड और तीसरा था अनकॉन्शियस माइंड। तो ये 3 लेवल पे उन्होंने जो है ना हमारा पर्सनालिटी को डिवाइड किया। अब कॉन्शियस माइंड क्या है, प्री कॉन्शियस माइंड क्या है और अनकॉन्शियस माइंड क्या है। तो 3 लेवल की कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम अवेयर होते हैं, जिसमें हमारा फोकस होता है, जिसके थ्रू जो है ना हम डेली फंक्शंस करते हैं, डिलिबरेट फंक्शंस हम करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा है प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड थिंग्स आर नॉट करंटली अवेयर ऑफ बट विच वी कुड फोकस ऑन। अब इस पे जो है ना ये वो माइंड है जिससे हम अवेयर नहीं होते लेकिन इन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं और इसको हम सब कॉन्शियस भी कहते हैं। क्या, सब कॉन्शियस, जो कॉन्शियस से लोअर दर्जे पे होते हैं, जो कॉन्शियस से थोड़ा सा हाइड होता है लेकिन ज़्यादा हाइड नहीं होता, जिससे हम अवेयर नहीं होती, करंटली हम अवेयर नहीं होती लेकिन उन चीज़ों पे हम करंटली फोकस करते हैं। तो ये सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड होता है। तीसरा अनकॉन्शियस माइंड है जिससे हम अवेयर नहीं होती, जिन चीज़ों से मुकम्मल तौर पे अवेयर नहीं होती, तो वो क्या होता है, वो अनकॉन्शियस माइंड दैट विच वी आर अनअवेयर ऑफ। जिन चीज़ों से हम मुकम्मल तौर पे अवेयर नहीं होती तो वो क्या होता है, वो अनकॉन्शियस माइंड होते हैं। अब इन 3 माइंड के बेस पे फ्रॉइड ने जो है ना पर्सनालिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। हमारी माइंड को 3 हिस्सों में, इन 3 माइंड्स के बेस पे डिवाइड किया। इसमें जो है ना सबसे पहली ईड और दूसरा जो है ना फिर ईगो और तीसरा जो है ना फिर सुपर ईगो। इन्होंने इन तीनों के बारे में बताया। अच्छा, फ्रॉइड्स थ्योरी सजेस्ट दैट पर्सनालिटी इज कंपोज्ड ऑफ द ईड, द ईगो एंड द सुपर ईगो। अब इन्होंने कहा कि जो एक शख्स का पर्सनालिटी होता है ना, वो पर्सनालिटी 3 हिस्सों पे तकसीम होते हैं। नंबर पहला ईड होता है, नंबर दूसरा ईगो होता है, नंबर तीसरा सुपर ईगो होता है। अब ईड क्या है, ईड इज द अनऑर्गेनाइज्ड and born for a personality whose purpose is to immediately reduce tension relating to hunger, sex, aggression and other primitive impulses। तो ईड क्या होता है, ये एक अनऑर्गेनाइज पैटर्न होता है, ये एक इम्बर्न पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी होता है और इसी के थ्रू जो है ना क्या होता है, इमीडिएटली रिड्यूस टेंशन होता है। मतलब ये कि आपके जो अनकॉन्शियस से डायरेक्ट इम्पल्सेस आते हैं और इस डायरेक्ट इम्पल्सेस से जो है ना आप टेंशन को रिड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको भूख लग गया तो भूख एक टेंशन आपके दिमाग में पैदा करता है कि अभी आपको भूख लग गया, अब ये आपको टेंशन है, एक प्रेशर है आप पे, आपने भूख को मिटाना है। तो एक इसी भूख को मिटाने के लिए, इसी टेंशन को ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट आपके अनकॉन्शियस माइंड से या आपकी ईड जो है ना वो एक्टिव हो जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आप जो है ना आप खाना खा लो, आप भूखे हो गए हो। इस तरह की सेक्सुअल डिज़ायर है, आपको सेक्सुअल डिज़ायर आ जाए तो आपकी ईड जो है ना एकदम वो एक्टिव हो जाता है। एग्रेशन है, एंग्रीनेस है कि आप एंग्रीनेस ड्यूरिंग टाइम ऑफ सैडनेस और एनी अदर थिंग्स, और आप जो है ना क्या होता है आपकी ईड डायरेक्टली वो होता है और आप इमीडिएटली जो है ना एग्रेशन शो करते हो विदाउट एनी डिसीजन। तो ये क्या होता है, फिर ईड एक्टिव हो जाता है इसी वक्त पे। और जितनी और भी इमीडिएट या प्रिमिटिव इम्पल्सेस होते हैं, इमीडिएट इम्पल्सिव होते हैं, जो इंस्टेंट होते हैं, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं, जो काम आप करते हो और अब उससे अवेयर नहीं होती कि ये काम मैंने कर दिया, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वाकई मेरे से तो ये हो गया। तो इमीडिएट जो चीज़ें आप करते हो, इम्पल्सिवली जो चीज़ें आप करते हो, तो वो कहाँ से आते हैं, वो आपकी ईड पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी से आते हैं। ओके,
और ये अनकॉन्शियस माइंड होता है। दूसरा ईगो है। ईगो रिस्ट्रेंट्स इंस्टिंक्चुअल एनर्जी इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेफ्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू हेल्प द पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो अब ये ईगो क्या करता है, ये ईड जो है ना, ये तो नुकसानदेह है हमारे लिए, ये तो हमें बर्बाद करेगा अगर इस ईड को हम कंट्रोल ना करें, क्योंकि ये विदाउट डिसीजन हमसे काम करते हैं, बगैर उन चीज़ों की जो हमें पसंद ही नहीं हो, लेकिन वो काम ये ईड हमसे करवाता है। तो हम इधर इसके खिलाफ ईगो लेके आते हैं। ईगो क्या करता है, ये इस ईड को रिस्ट्रेन करता है, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन पैदा करते हैं कि ईड जो है ना, अभी इस वक्त आपने एक्टिव होना है, अभी एक्टिव नहीं होना है। तो ये रिस्ट्रेंट इंस्टिंक्चुअल एनर्जी, मतलब इंस्टिंक्चुअल जो इमीडिएट एनर्जी होता है, जो अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं ना, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेफ्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू हेल्प द पर्सन टू बी मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये क्या करता है, ये इस इंडिविजुअल को सेफ्टी प्रोवाइड करता है और मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक पर्सन को जो है ना अपनी सोसाइटी में रहने के उसको चांस देते हैं, वो उसका मौका जो है ना वो उसको प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो है ना, ये क्या करता है, ये उस शख्स की रियलिटी को, उसको रियलिटी बेस पे जो है ना बिहेव करने की सलाहियत देते हैं ये ईगो। ओके, तीसरा होता है फिर सुपर ईगो। सुपर ईगो इज द राइट एंड रॉन्ग्स ऑफ द सोसाइटी एंड कंसिस्ट ऑफ द कॉन्शियस एंड ईगो आइडियल। तो अब ये क्या होता है, ये सुपर ईगो आपको मोरालिटी सिखाता है, आपकी सोसाइटी में ये चीज़ अच्छा है, ये बुरा है, ये आपने शो करना है, ये नहीं शो करना। तो ये आपको राइट और रंग्स के बारे में ये बताता है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो आपको राइट और रंग के बारे में, और ये ईगो आइडियल होता है। मतलब ईगो आइडियल का मतलब ये है कि एक तो कॉन्शियस होता है, दूसरा जो है ना, ये दोनों कॉन्शियस होते हैं, ईगो और सुपर ईगो। दूसरा ये ईगो आइडियल होता है। ईगो आइडियल का मतलब ये कि जो चीज़, जो काम आप कर रहे हो ईगो में, तो आइडियली आपको जो करना चाहिए वो आपको सुपर ईगो बताता है। जैसा कि इधर आप समझिए, ईड क्या होता है, ये प्लेजर प्रिंसिपल होते हैं, मतलब जो आपकी डिज़ायर्स होते हैं, जो आपके ख्वाहिशात होते हैं, ये इम्पल्सिव होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं। ये इस चीज़ से, इसका काम नहीं कि सोसाइटी में लोग इस चीज़ को क्या देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, घर में लोग किस नज़र से देखते हैं, लेकिन मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं ये काम करूँ, वेदर इट्स रॉन्ग और राइट। तो ये क्या, ये ईड होता है। नो रिकॉर्ड ऑफ सोशल नॉर्म्स, इसमें डिसीजन वगैरह की कोई वो नहीं होता, सलाहियत नहीं होता। दूसरा होता है ईगो, जो कॉन्शियस माइंड होता है, और ये आपकी डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ये बैलेंस करता है आपकी ईड और सुपर ईगो को। ये जनरेट होता है ये ईगो ईड से। जैसे कि बच्चे होते हैं ना, तो उसमें डिसीजन वगैरह की वो नहीं होती, जो चीज़ वो पसंद करते हैं तो डायरेक्टली वो कहते हैं कि मुझे ये चीज़ मेरे लिए ले लो, चाहे वो उसके लिए अच्छा हो या बुरा हो। ओके, तो ईड से फिर जो है ना, जब इंसान एडल्ट होता है तो उसमें ईगो आता है, और ये ईगो फिर इंटरनलाइज होते हैं किसी में, सुपर ईगो में। जब इंसान में सोसाइटी नाम्स आते हैं, सोसाइटल वैल्यूज जो अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें सुपर ईगो आते हैं। तो सुपर ईगो आपको मोरालिटी और जजमेंटल बनाता है कि आपकी सोसाइटी में ये चीज़ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ईगो जो है ना, ये इन दोनों को बैलेंस करते हैं। ये क्या करते हैं, ये इस ईड को उतारते हैं, इस ईड को सुपर ईगो से कंपेयर करते हैं, और फिर जो है ना उसको क्या करते हैं, उसको जाहिर करते हैं। तो एक्शन काम जो है ना वो फिर ईगो करते हैं। ओके, अच्छा, अब जो है ना ये प्लॉट की है कि ईड जो है ना, ये क्या है, ये कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू सेटिस्फाई बेसिक डिज़ायर्स। ये बेसिक डिज़ायर्स को स्ट्राइव या उसको जो है ना फुलफिल करने की कोशिश करते हैं ईड, और ये प्लेजर प्रिंसिपल होता है। ईगो जो है ना, ये क्या होता है, ग्रेटिफाई द ईड इन रियलिस्टिक वे। अब ये इस ईड को शो करते हैं, लेकिन रियलिस्टिक वे में, जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल हो, ऐसी वे में जो है ना ईगो ईड को अपीयर करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। सुपर ईगो क्या कहते हैं, वॉइस ऑफ कॉन्शियस दैट फोकस ऑन हाउ वी आउट टू बिहेव। ये जो है ना, ये हमारी ज़मीर की, ये हमारी कॉन्शियस की आवाज़ है। ये क्या कहते हैं, ये कहता है कि हमें किस तरह होना चाहिए। हम ये जो कर रहे हैं ना, ठीक है, हमारी सोसाइटी में ये तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन हमें किस तरह होना चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं ना कि मैं तो मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, इबादत करता हूँ, लेकिन मुझे किस तरह होना चाहिए, मुझे जो है ना अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होना चाहिए। तो वो हमारे लिए ईगो आइडियल है। क्या है, आइडियल है हमारे लिए। तो इस तरह की सुपर ईगो भी जो है ना, ये आइडियल बिहेवियर हमारे होते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, ये मोरालिटी प्रिंसिपल होता है कि मोरली जो है ना आपको किस तरह होना चाहिए, तो सुपर ईगो है। अच्छा, फिर ये ईड के बारे में, जैसा कि उसने जो है ना फ्रॉड ने आइसबर्ग के बारे में एक्सप्लेन किया था कि आइसबर्ग का जो निचला वाला हिस्सा होता है, तो ये ज़्यादातर अनकॉन्शियस माइंड पे होता है, फिर सबकॉन्शियस, और फिर जो है ना उसके ऊपर कॉन्शियस माइंड आते हैं। ओके, अच्छा, फ्रॉड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो फ्रॉड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में क्या होता है, द ईगो एंड द सुपर ईगो आर कंटिन्यूअली इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। तो ये क्या होता है, अब ये जो है ना, ये पर्सनालिटी में ये कॉम्प्लेक्स कहाँ से आते हैं। ओके, अब ये इस तरह होता है कि ये हमने तीन पार्ट पढ़े, ईड था, दूसरा ईगो था, तीसरा सुपर ईगो था। तीनों का अपना अपना काम था। अब ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द पर्सनल लाइफ टाइम ये तीनों चीज़ें
दूसरे की कॉम्प्लेक्स में आते हैं। ईड कहते हैं कि नहीं मेरा अपियर होना है, ईगो कहते हैं कि नहीं अब चुप हो जाओ, आप तो आपका काम तो गलत है। सुपर ईगो जो है ना कहते हैं कि नहीं मैंने अपियर होना है, मैं आइडियल अपियर होता हूँ। ईगो कहते हैं कि नहीं आप तो पॉसिबल ही नहीं हो, अब तो इतनी आइडियल हो, ये इस वक्त जो है ना ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरह शो करें। तो ये तीनों जो है ना एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। जब ये तीनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो इसी वजह से जो है ना इंसान के दिमाग में हलचल मच जाता है और इसी को हम कहते हैं एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है, ये ही कॉन्फ्लिक्ट होता है इन तीनों के दरमियान। इफ द ईगो डिड नॉट इफेक्टिवली हैंडल द रिजल्टिंग एंजाइटी, अब क्या है कि ईगो, सब काम तो ईगो ने करने हैं कि वो इन दोनों को बैलेंस करे, ईड और सुपर ईगो को। तो अगर ये ईगो जो है ना इस एंजाइटी को इन दोनों को बैलेंस नहीं करती तो और बहुत ज़्यादा ओवरवेम हो जाता है। ये झगड़ा, ये लड़ाई इन दोनों के दरमियान इतना ज़्यादा हो जाता है कि इससे बाहर मोहल्ले वाले लोग भी बाखबर हो जाते हैं ना, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, फिर उसको हम कहते हैं एंजाइटी। वुड नॉट बी एबल टू कैरी ऑन विद द टास्क ऑफ एवरीडे लिविंग। और ये फिर इतना वो होता है, ये एंजाइटी इतना इंक्रीज हो जाता है। एंजाइटी फिर उसको हम कहते हैं ना, एंजाइटी के लिए जो वो है क्राइटेरिया कि ये एंजाइटी तब होगा जब ये लड़ाई इतना इंक्रीज हो जाए कि इंसान जो है ना इसी की वजह से, इसी लड़ाई की वजह से इंसान की डेली लिविंग की एक्टिविटी जो है ना मुतासर हो जाए, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, एंजाइटी कहेंगे। द ईगो ट्राइज टू कंट्रोल एंजाइटी टू रिड्यूस एंजाइटी थ्रू द यूज ऑफ ईगो डिपेंस मैकेनिज्म। अब इसी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए ईगो जो मैकेनिज्म अपनाता है उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं ईगो डिपेंस मैकेनिज्म कहते हैं। ओके, तो ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म किसका काम होता है, ये ईगो का, कि ये इन दोनों को बैलेंस करने के लिए फिर डिफेंस मैकेनिज्म लेके आता है। अच्छा, अब डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, तो डिफेंस मैकेनिज्म व्हेन द इनर वार ऑफ गेट्स आउट ऑफ हैंड द रिजल्टेंट एंजाइटी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ईगो प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ वाया ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की थ्रू जो है ना एंजाइटी से ईगो अपने आप को बचाता है। ओके, अब ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, ये रिड्यूस या रीडायरेक्ट एंजाइटी बाय डिस्टर्बिंग रियलिटी। अब ये रियलिटी जो होता है ना उसको डिस्टर्ब करता है और एंजाइटी को जो है ना ख़त्म करता है, ये रिड्यूस करता है। रियलिटी को किस तरह डिस्टर्ब करते हैं, जो इन ईड और सुपर ईगो के दरमियान जो झगड़ा होता है ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब कैसे करता है, तो ये हम इधर पढ़ेंगे। मुख्तलिफ टेक्निक्स होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में जिसके थ्रू से ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है। ओके, अच्छा, डिफिनेशन ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, अ डिफेंस मैकेनिज्म इज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी दैट द ईगो यूजेस टू हेल्प प्रिवेंट पीपल फ्रॉम बिकमिंग ओवरवेल्म्ड बाय एनी कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजल्टिंग एंजाइटी अमंग द ईड, द ईगो एंड सुपर ईगो। तो सिंपल ये एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जिसके थ्रू जो है ना ये ईगो को इस काबिल बनाता है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ईड, ईगो और सुपर ईगो के दरमियान, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म उसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ आते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट एट एन अनकॉन्शियस लेवल, और ये अनकॉन्शियस माइंड में काम करता है, कॉन्शियस वगैरह भी काम नहीं करता। अनकॉन्शियस माइंड से जो है ना ये डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है और आपकी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करता है। हाउएवर वी मे लेटर बिकम अवेयर ऑफ योर प्रीवियस ऑपरेशन एंड यूज। अब ये अनकॉन्शियस माइंड में होता है और हम इससे अवेयर नहीं होते, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। जब हम इस डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वाकई यार मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैंने जो है ना ये काम किया, तो ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म था, इसी के थ्रू मैंने इसी सिचुएशन से अपने आप को बचा लिया। ओके, अच्छा, अब जो है ना फ्रॉड्स थ्योरी डिफेंस मैकेनिज्म, तो डिफेंस मैकेनिज्म की आप कौन कौन सी थ्योरीज फ्रॉड ने जो है ना वो कौन कौन से पार्ट्स फ्रॉड ने जो है ना एक्सप्लेन किए थे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इसी पार्ट्स की तरफ हम चलते हैं, तो चलने से पहले आप ये जान ली कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफेंस मैकेनिज्म एंड कोपिंग मैकेनिज्म। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म ये याद रखिए कि ये अनकॉन्शियस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये अनकॉन्शियस माइंड से जो है ना ये आते हैं, सिग्नल्स आते हैं और आपको कहते हैं कि आप इस चीज़ को कंट्रोल करो। तो ये क्या होता है, ये इंटेंशनली डन होता है। इंटेंशनली डन का मतलब ये है कि इसके जो सिग्नल्स होते हैं ये सिग्नल अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं और हम जो है ना इसको अप्लाई करते हैं। तो ये हम अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मर्जी इसमें इन्वॉल्व है। ये जो चीज़ करते हैं हमसे इंटेंशनली हम करते हैं, लेकिन हमसे करवाते कौन है, हमसे करवाते ये अनकॉन्शियस माइंड करते हैं। तो इसी वजह से जो है इसको हम कहते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियस होता है, लेकिन ये इंटेंशनल होता है, अनइंटेंशनल नहीं होता। हम करते हैं लेकिन खुद अपनी मर्जी से नहीं करते, हम अनकॉन्शियस माइंड से जो सिग्नल्स आते हैं उसी के थ्रू हम करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म इज अनकॉन्शियस एंड इंटेंशनली डन। दूसरा होता है कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म ये कॉन्शियस होता है और डिलिबरेटली डन होता है। मतलब ये
ये कि कोपिंग मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म होता है जिसमें भी हम रेजिस्टेंस पेश करते हैं, हम इन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बैलेंसिंग क्या होता है, इसके लिए जो है ना हम स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं कि ये चीज़ हमने जो है ना इस तरह करना है, फिर इस तरह करना है, फिर इस तरह करना है। तो जिस चीज़ को हम अपने डिलिबरेट अंदाज में हम इसको खाका दे दें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म, जो हमारी इख्तियार में होता है। लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म जो इंटेंशनली होता है तो वो क्या होता है, हमारे इख्तियार में नहीं होता, वो अनकॉन्शियस माइंड से आता है ऑटोमेटिकली जो है ना। उस चीज़ को हम इंटेंशनली तो करते हैं हम, लेकिन उसकी सिग्नल्स कहाँ से आते हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म या अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं। तो दोनों में आपको समझ आ गया ना कि ये क्या होता है, ये डिलिबरेटली होता है, हमारे इख्तियार में होता है, ये हमारे इख्तियार में डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता। अच्छा, अब डिफेंस मैकेनिज्म ज्यादातर जो है ना, ये बात याद रखिए, ये ज्यादातर माल एडाप्टिव भी कभी कभार होता है, लेकिन ज्यादातर माल एडाप्टिव होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है, हमारे इख्तियार में नहीं होता। कोपिंग मैकेनिज्म ये ज्यादातर जो है ना एडाप्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको हम पैटर्नाइज करते हैं कि ये काम हमने किस तरह जो है ना इस चीज़ को करना है। जैसे कि अगर किसी को जो है ना डिप्रेशन आ गया तो वो क्या एक्सरसाइज के लिए चलते हैं या रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाते हैं, तो ये कोपिंग मैकेनिज्म है। और ये ज्यादातर क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। अच्छा, अब डिफेंस मैकेनिज्म की कौन कौन से पार्ट्स हैं, अब ये पार्ट्स आपको इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले रिप्रेशन है। रिप्रेशन ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो इंटेंशनली होता है लेकिन अनकॉन्शियस माइंड से आता है, ऑटोमेटिक आते हैं। अब ये क्या होता है, रिप्रेशन, रिप्रेस करना। ये चीज़ उभर गया, आपने जो है दोबारा इस पे हाथ रखा कि चुप हो जाओ, तो ये क्या है, आपका रिप्रेशन है। रिप्रेशन में आप सिंपली ये कहते हैं पुशिंग अनएक्सेप्टेबल एंड एंजाइटी प्रोड्यूसिंग थॉट्स इनटू द कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड से ऐसी थॉट्स आते हैं, ऐसी ईड्स उभरती हैं जो आपके माइंड को क्या करते हैं, आपके माइंड को एंजाइटी की तरफ लेके चलते हैं। तो डायरेक्टली आप उसको कहते हो कि अपनी जगह पे बैठ जाओ, आपका काम इधर कुछ भी नहीं है। तो ये क्या होता है, जो अनएक्सेप्टेबल और एंजाइटी प्रोड्यूसिंग थॉट्स होते हैं ना, जो ख्यालात होते हैं, उसको अनकॉन्शियस माइंड की तरफ लेके चलते हैं। अब अनकॉन्शियस माइंड उधर जो है ना इनके लिए गड़ा खोदा हुआ है और आप उसमें जो है ना उसे डाल रहे हो कि ये थॉट जो है ना मुझे नहीं चाहिए और ये इधर ही रखो। तो ये क्या होता है, ये रिप्रेशन होता है कि आप चीज़ों को जो अनएक्सेप्टेबल होते हैं, एंजाइटी प्रोड्यूसिंग होते हैं, वो आप अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हो। अच्छा, इन्वॉल्व्स इंटेंशनल फॉरगॉटन बट नॉट कॉन्शियसली डन। जो मैंने आपको बताया ना कि ये इंटेंशनल तो होता है लेकिन कॉन्शियस नहीं होता, ये डिफेंस मैकेनिज्म या रिप्रेशन। क्योंकि इंटेंशनल का मतलब ये कि अनकॉन्शियस से हमारे लिए सिग्नल्स आते हैं कि अभी ये काम आपने इस तरह करना है, अभी आपने इस तरह करना है, तो हम करते हैं इंटेंशनली, लेकिन सिग्नल हमें अनकॉन्शियस से आते हैं, कॉन्शियस में नहीं होती। रिप्रेस मटेरियल कैन बी मेमोरीज और अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस। अब ये रिप्रेस मटेरियल क्या होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज होते हैं जो इंसान को आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट इंसान ने की हो, उस एक्सीडेंट के ख्यालात उसकी जहन में आते हैं, उसी वजह से उसके एंजाइटी प्रोड्यूस होते हैं। तो वो ख्यालात आप इंटेंशनली फॉरगॉटन करते हो, और ये फॉरगॉटन का जो वो है टैंकिंग है, तो वो आपकी कहाँ से आती है, वो आपकी अनकॉन्शियस माइंड से आती है। फॉर एग्जाम्पल, अ रेप विक्टिम कैन नॉट रिकॉल द डिटेल्स ऑफ अटैक। एक शख्स है, उसके साथ जो है ना उसका रेप हो गया, अब ये उस रैप का रिकॉल नहीं करता है, इंटेंशनली उसको बुलाना चाहता है क्यों, उस अटैक को, क्योंकि वो जो है ना उसके लिए एंजाइटी प्रोड्यूसिंग है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिप्रेशन कहते हैं। रेग्रेशन फिर क्या होता है, रेग्रेशन एक्टिंग इन वेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्लियर लाइफ स्टेजेस, अर्लियर स्टेज ऑफ पर्सनालिटी। तो इसमें जो है ना आप ऐसा बिहेव करते हो जो आपके अर्लियर लाइफ स्टेज में आप बिहेव करते थे। अर्लियर लाइफ स्टेज का मतलब है कि अब जब आप छोटी थी और छोटे वक्त में जो आप बिहेव करते थे, तो अब जो है ना रिग्रेशन में आप इसी तरह बिहेव करने की कोशिश करते हो। ये क्यों, जब इंसान को जो है ना कोई एंजाइटी वगैरह होता है, कोई खफा होता है, तो फिर वो बचपनों जैसा बिहेवियर शुरू करता है उस चीज़ को कोप करने के लिए, उस चीज़ के खिलाफ डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए। वो फॉर एग्जाम्पल एक एडल्ट पर्सन है, वो एडल्ट पर्सन एनेक्शियस ऑन अ ट्रिप टू हिज पेरेंट्स होम, वो अपने अबा अजदा के घर में जाने के लिए क्या होता है, एनेक्शियस होता है वो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एक लड़का है, वो लड़का क्या करता है, वो जो है ना अपने अब्बा से पूछे कि मैंने कल टूर पे जाना है, और वो उसको परमिशन नहीं दे रहा टूर का। तो जब परमिशन नहीं दे रहा तो वो बच्चों जैसा बिहेव शुरू करता है कि वो जो है ना किसी कोने में बैठ जाता है, खफा हो जाता है, खाना नहीं खाता और कहता है कि मैंने नहीं खाना है, मुझे जो है ना कोई टूर के लिए अलाउ नहीं करता। तो ये बचपन जैसा वो शुरू करता है ना, जैसे कि इधर है कि सिटिंग इन द कॉर्नर रीडिंग कॉमिक बुक्स एज ही अटेंडेड इन द ग्रेड स्कूल। तो जो है ना फिर वो मजाहिया बुक्स वगैरह जो है ना उसी स्टडी करने की कोशिश करते हैं और वो किसी कोने में अपने आप को छुपाते हैं। तो ये क्या होता है, ये फिर आप बचपन में जैसा जो है ना बिहेव शुरू करते हो। डील्स विद स्ट्रेस बाय बिहेविंग इन एन इमैच्योर एंड एज इनएप्रोप्रिएट वे। तो इसमें जो है ना आप किस तरह बिहेव करते हो, आप स्ट्रेस को किस तरह डील करते हो कि आप इमैच्योर वे पे
अपने आप को शो करते हो, या इनएप्रोप्रिएट वे पे अपने आप को शो करने की कोशिश करते हो। ओके, जैसे कि सकिंग टम है, कोई शख्स जो है ना वो परेशान हो जाता है ना, एंजाइटी उसको आता है, तो ये टम सकिंग शुरू कर देते हैं। टम सकिंग क्या है, ये तो एडल्ट का काम नहीं है, लेकिन ये बचपनों का काम है। लेकिन ये जो है ना अपनी दयान हटाने के लिए और अपनी मायूसी को जाहिर करने के लिए, वो भड़ास निकालने के लिए जो है ना वो इमेच्योर वे अपनाते हैं। तो ये क्या है, ये रिग्रेशन है, इसी के थ्रू जो है ना ये डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, तीसरा जो है ना वो है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में जो चीज़ होता है उस चीज़ का आप मुकम्मल अपोजिट करते हो। रिप्लेसिंग एंजाइटी प्रोड्यूसिंग फॉर्मेशन फीलिंग विद इट्स एग्जैक्ट अपोजिट। जो थॉट्स आपको एंजाइटी दिलाता है, अब उस थॉट्स के खिलाफ आप करते हो। टाइपिकली गोइंग ओवरबोर्ड रिप्रेस थॉट्स अपीयर एज मिरर अपोजिट। तो ये कभी जो है ना टाइपिकली गोइंग ओवरबोर्ड भी हो जाता है, मतलब क्या होता है, ओवर एक्शन भी हो जाता है। और ये रिप्रेस थॉट्स अपीयर एज मिरर अपोजिट, और ये मुकम्मल जो थॉट्स होते हैं उस थॉट्स की मुकम्मल अगेंस्ट आप आते हो। क्या करते हो, आप अगेंस्ट आते हो उस थॉट को रोकने के लिए। तो ये क्या होता है, ये रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन हु इज एंशियस अबाउट हिज इंटरेस्ट इन गे मैन। एक फॉर एग्जाम्पल ये वेस्टर्न सोसाइटी की ज़्यादातर होता है कि उधर जो है ना लोग गे मैन में जो है ना वो क्या होता है, इंटरेस्टेड होता है, मैन टू मैन इंटरेस्टेड होता है। अब ये एक बंदा है और वो जो है ना क्या होता है, मैन टू मैन इंटरेस्ट में जो है ना वो उससे एंशियस होता है, एंजाइटी उससे प्रोड्यूस होता है। तो वो क्या करते हैं, बिगिन डेटिंग वुमेन सेवरल टाइम्स अ वीक। वो जो है ना बार बार जो है ना वो लड़कियों के साथ डेट करते हैं, डेट पे चलते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन, कि आप उस चीज़ के मुकम्मल अपोजिट में जाओ। अब ये क्यों करते हैं, सेवरल टाइम्स डेज ड्यू टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। अच्छा, ये नीचे वाले के साथ है, ओके, ये इसके साथ है। अच्छा, तो ये क्या है, ये डेटिंग वुमेन सेवरल टाइम्स अ वीक, तो ये मुकम्मल उस काम के अपोजिट करते हैं ताकि उसका एंजाइटी क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, रेशनलाइजेशन, जैसे कि ये रिएक्शन फॉर्मेशन आपने खुद भी जो है ना वो देखा होगा, जो चीज़ आपको मज़ा नहीं देता और जिस चीज़ से जो है ना आप बोर होते हो, बार बार सामने आते हो, तो आप जो है ना आप कभी कभार आप उसकी मुकम्मल खिलाफ जो है ना काम शुरू करते हो ताकि वो चीज़ आप भूल जाए, ख़त्म करे उस चीज़ को। ओके, रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन में आप रेशनली प्रोवाइड करते हैं, एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। रेशनलाइजेशन क्रिएटिंग फॉल्स बट बिलीवेबल एक्सक्यूज टू जस्टिफाई इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब इसमें आप क्या करते हो, रेशनलाइजेशन में आप जो है ना जो आपका बिहेवियर होता है, जो आपका इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, जो आपको पसंद नहीं होता, उस बिहेवियर के खिलाफ आप क्या करते हो, फॉल्स और बिलीवेबल एक्सक्यूजेज आप प्रोड्यूस करते हो। अब जो है उस बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए कि बिहेवियर मेरा है, और उस बिहेवियर को आप जस्टिफाई करने के लिए आप फॉल्स एक्सक्यूजेज प्रोवाइड करते हो, और वो एक्सक्यूजेज बिलीवेबल होता है, मतलब कि लोग उस पर यकीन करते हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है कि इस शख्स के साथ ऐसा हुआ हो। रियल मोटिव फॉर बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ईगो। अब ये इसी चीज़ को, इस रेशनलाइजेशन को आपका जो ईगो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसी बिहेवियर को जो रेशनली आप प्रोवाइड करते हो ना, तो रेशनली ऑलरेडी आपका पैक होता है, फॉल्स होता है, लेकिन आप उसे इसी अंदाज में पेश करते हो कि लोगों को उसका यकीन आ जाता है, रेशनलाइजेशन। तो ये आपका जो ईगो होता है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब आप अंदर ही अंदर जो है ना अपने आप को कहते हो कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, लोग यकीन करता है, लेकिन मुझे एक्सेप्टेड नहीं ये चीज़। और ये एक्सेप्टेड क्यों नहीं था ईगो को, क्योंकि आपका ईगो जो है ना आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में सोचता है कि मेरा सेल्फ जो है ना वो क्या हो, वो हार्म नहीं हो, लोग उसको नुकसान न पहुँच जाए, वो बिल्कुल क्या रिस्क नहीं लेता है। वो साथ में जो है ना आपका ईगो बहुत ज़्यादा वो कहता है कि लोग मुझे जज न करें, मैं जजमेंटल न बन जाऊँ, कैसे ऐसा ना हो कि लोगों को पता चल जाए, और नॉट चेंज। आपका ईगो परमानेंट होता है, मतलब ये कि पाल्स, आपका ईगो अगर मुकम्मल पाल्स चीज़ों पे बनता है तो पाल्स ही होगा। लेकिन अगर ट्रू ईगो है आपका, वो जो है ना ट्रू चीज़ों को आपका ज़मीर आपको बता दे कि ये काम आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप उसी के लिए जो है ना उसी चीज़ के लिए पाल्स एक्सक्यूजेज प्रोड्यूस करते हो, तो आपका ईगो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, तो ये रेशनलाइजेशन जो रेशनली आप देते हो ना, तो रेशनली फॉल्स होता है, आपका ईगो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अ स्टूडेंट चीट्स इन एन एग्जाम एक्सप्लेनिंग दैट चीटिंग इज जेन्युइन ऑन अ अनफेयर एग्जामिनेशन। तो एक स्टूडेंट है वो जो है ना चीटिंग करता है एग्जाम में, जैसे कि आजकल ये रिवाज बहुत ज़्यादा है ना कि लोग स्टूडेंट जो है ना वो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा चीट करते, फिर जब घर आते हैं उससे पूछते कि आप चीटिंग क्यों करते हो, ये तो गलत बात है। तो क्या जस्टिफाई करते हैं, वो यही जस्टिफाई करते हैं कि चीटिंग जो और लोग जो करते हैं ना, तो मैं भी करूँगा, क्योंकि बाकी लोग करते हैं तो बाकी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो फिर ये मेरे लिए इसमें कोई गुनाह वगैरह नहीं है। तो ये अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, एक फॉल्स रेशनली देते, क्योंकि चीटिंग ऑलरेडी एक गलत काम है। आप लोगों को नहीं देखेंगे कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन अपनी ईगो को आप देखें, अपनी ज़मीर को आप देखें कि ये चीज़ जो है ना ये गलत है या ठीक है। ओके,
ये पाल फ्रैक्शन आप प्रोवाइड करते हो। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर डिनाइल है। डिनाइल में आप जो है ना मुकम्मल एक चीज़ को रिजेक्ट करते हो, रिजेक्ट टू एक्सेप्ट अनकम्फर्टेबल पेनफुल रियलिटीज़। जो पेनफुल रियलिटीज़ होते हैं, जो अनकम्फर्टेबल रियलिटीज़ होते हैं, आप उसको रिजेक्ट करते हो। ओके, डिनाइल क्लेमिंग एंड बिलीविंग दैट समथिंग विच इज़ एक्चुअली ट्रू इज फॉल्स। तो इसमें आप जो है ना जो चीज़ हकीकत में सच होता है लेकिन आपको पसंद नहीं, इसी वजह से आप उसको फाल्स कहते हो कि नहीं, मैं तो इस चीज़ को नहीं मान रहा। शायद कि वो 1000 लोगों कहे कि ये चीज़ हकीकत में, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, मैं नहीं मान रहा। अ पर्सन डिसबिलीव दैट शी इज एज असर्टिंग दैट आई एम एंड नॉट गेटिंग ओल्डर। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है, वो जो है ना अपने आप को, वो तो बूढ़ी है 50 साल से बाद, लेकिन फिर वो आपको अपने आप को कहती है कि नहीं, मैं तो अभी भी यंग हो। तो ये क्या है, ये सारी दुनिया मान रही है कि आप जो है ना बूढ़ी हो, लेकिन आप अपने आप को जो है ना वो रियलिटी जो है ना वो आप एक्सेप्ट नहीं करते थे। डिनाइल है कि आप उसी, क्योंकि वो जो लोग आपको बूढ़ी कहते हैं ना, तो आप उसी में आप अच्छा फील नहीं करते, तो इसी वजह से जो है ना आप मुकम्मल इनकार करते हो कि नहीं, मैं तो यंग हूँ। तो उसी बिलीव को, उस चीज़ को जो है ना आप ख़त्म करने की कोशिश करते हो। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रीडायरेक्टिंग इमोशनल फीलिंग्स टू अ सब्स्टिट्यूट टारगेट। अब इसमें जो है ना जो आपके इमोशनल फीलिंग्स होते हैं, जो एंगर होता है फॉर एग्जांपल, वो एंगर को आप किसी और चीज़ पे जो है ना सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हो, कोई और स्टिमुलाई पे जो है ना आप सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हो। इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस ऑन टू अ लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट और पर्सन। तो इसमें आप क्या करते हो कि इसमें जो है ना जो आपके अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस होते हैं ना, वो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस आप किसी ऐसी चीज़ की तरफ रिडायरेक्ट करते हो जो आपके लिए ज़्यादातर थ्रेटनिंग नहीं हो, जो ज़्यादातर खतरनाक आपके लिए नहीं हो। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ हस्बैंड एंग्री एट द वे हिज बॉस ट्रीटेड हिम। अब एक बंदा है, उसको जो है ना उसकी बॉस ने, उसकी कंपनी के मालिक ने उसको क्या डांटा। अब ये तो उसी को कुछ नहीं कहता, अगर मुंह भी उधर खुलता है तो बॉस जो है ना उसे नौकरी से पारिश कर दे। तो ये डायरेक्ट घर में आता है, घर में जो है ना बच्चों पे चीखना शुरू करते हैं, बच्चों को मारते हैं। अपना गुस्सा जो है ना, जो उसके बॉस ने उसको दिलाया था, उन्होंने उसी गुस्से को सब्स्टिट्यूट किया लेस थ्रेटनिंग भी, क्योंकि बच्चे तो उसे कुछ भी नहीं कह सकता, तो बच्चों पे जब गुस्सा निकाला तो ये डिस्प्लेसमेंट है कि अपना वो गुस्सा इन्होंने निकाला इधर बच्चों पे। इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर प्रोफेसर व्हाट यू रियली थिंक ऑफ हर, यू टेलगेट एंड हरास अ स्लो ड्राइवर ऑन योर वे फ्रॉम होम फ्रॉम स्कूल। तो ये आपके प्रोफेसर ने आपको डांटा। अब अपने प्रोफेसर को आप कुछ नहीं कह सकती, अपनी जो प्रोफेसर है ना उसको आप कुछ नहीं कह सकती। तो आप रास्ते में आ रहे हो वापस कॉलेज से, और आप जो है ना रास्ते में एक स्लो ड्राइवर है, एक बूढ़ा ड्राइवर है फॉर एग्जांपल, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, तो आपने उसका पीछे शुरू किया, उसको हरास करते हो, बार बार उस पर हरस बजाते हो, बार बार जो है ना उससे आगे पीछे हो जाते हो। तो ये क्या होता है, उस पर गुस्सा निकालते हो। ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अच्छा, फिर प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन क्या होता है कि अपनी बिहेवियर को दूसरे पे वो करना, दूसरों को अपनी तरह समझना, तो ये प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स और बिलीव्स टू अदर्स, परसीविंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वंस ओन पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये क्या होता है, ये आपके जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, फॉर एग्जाम्पल आप में कोई बिहेवियर खराब है, अब ये कहते हो ये तो मेरी वजह से नहीं, ये तो किसी और ने इस तरह मेरे साथ किया, तो इसी वजह से मैंने इस तरह रिएक्ट किया। तो ये क्या होता है, ये प्रोजेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ हस्बैंड who is hostile nature might attribute this hostility to his wife and say she has an anger management problem। तो अब ये जो है ना एक बंदा है, उन्होंने जो है ना वो हॉस्टाइल नेचर है उसका, उसने किसी पे जो है ना फॉर एग्जाम्पल बच्चों को मारा, अपने बच्चों के हस्बैंड ने मारा और उनको जो है ना जख्मी किया। लोग उनसे पूछे कि आपने अपने बच्चों को क्यों मारा, तो डायरेक्टली वो क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो मैंने नहीं मारना था, लेकिन ये मेरी बीवी ने मुझे गुस्सा दिलाया, तो इसी वजह से ये मैंने मारा। तो अब अपनी बीवी को जो है ना आप क्या करते हो, आप अपनी तरह हॉस्टाइल नेचर वाली शो करते हो। ओके, तो अपनी जो हॉस्टिलिटी होता है, अपना जो आपका हॉस्टाइल नेचर होता है, वो आप एट्रीब्यूट करते हो दूसरी लोगों को कि मुझ में जो गुस्सा है, इस तरह गुस्सा जो है ना दूसरी लोगों में भी है। तो इसी को कहते हैं ना कि एट्रीब्यूट दिस हॉस्टिलिटी टू हिज वाइफ एंड से शी हैज एन एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम, कि खुद जो है ना खुद गुस्सीला इंसान है, लेकिन क्या कहते हैं कि मेरी बीवी जो है ना उसको एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो ये क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है कि अपनी जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है वो दूसरों पे आप तमाने की कोशिश करते हो। ओके, सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन सब्स्टिट्यूट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर पान अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस। तो सब्लिमेशन में आप सब्लाइम करने की कोशिश करते हो, एक चीज़ को जो है ना दूसरे पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हो। ये डिस्प्लेसमेंट और इसमें थोड़ा सा फर्क है। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, डिस्प्लेसमेंट में आप सब्स्टिट्यूट करते थे, लेकिन एक मेजर चीज़ को आप लेस थ्रेटनिंग पे सब्स्टिट्यूट करती थी। इधर सब्लिमेशन में आप उसी चीज़ को जो है ना उसी की तरह दूसरी चीज़ पे रिप्लेस करने की कोशिश करते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप प्ले वीडियो गेम्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन अ फाइट। फॉर एग्जांपल आप जो है ना क्या होता है, आप जब बाहर चलते हो तो बाहर आप
हमेशा जो है ना आप कज़न वगैरह के साथ अब लड़ाई करोगी। तो अब क्या करते हो, आप जो है ना आप कहते हो कि आज मैंने लड़ाई नहीं करनी, अपने आप को रोकना है क्योंकि लड़ाई अच्छी बात नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है ना वीडियो गेम खेलूँगा, वीडियो गेम करूँगा, क्रिकेट खेलूँगा और लड़ाई से अपने आप को बचने की कोशिश करूँगा। तो ये क्या होता है, ये आपका सब्लिमेशन होता है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना बिहेवियरिस्ट थ्योरी है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी में ये था जो फ्रॉड्स थ्योरी था या डिफेंस मैकेनिज्म, वो हमने डिटेल से डिस्कस करवाया। अच्छा, फिर बिहेवियरिस्ट थ्योरी में बीएफ स्कैनर, बिहेवियरिस्ट थ्योरी है। फिर इसके बाद जो है ना ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के बाद जो है ना फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी है। फिर हम जो है ना शुरू करेंगे जो रिलेवेंस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ पर्सनालिटी। और फिर इनमें जो है ना जो हाउ डू वी मेजर पर्सनालिटी को किस तरह मेजर करते हैं, या पर्सनालिटी असेसमेंट हम किस तरह करेंगे, ये इंशाल्लाह वो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है डिटेल से डिस्कस करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।